काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें एज्ड स्किन दिखती है। स्किन एजिंग का रेट डिफरेंट हो सकता है इन पीपल। मेल स्किन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फीमेल स्किन। शुगर इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट थिंग वी शुड स्टॉप अगर हमें स्किन एजिंग नहीं चाहिए। रेटिनॉल के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमको समझने चाहिए बिफोर वी कैन स्टार्ट यूजिंग इट। So, can you suggest some anti-aging creams that you recommend to your patients? See, in a broad term, I will not. Most of the people feel कि injectables give them a very plastic look, even though that is not true. Lines on the forehead, they go best with Botox. And उसके लिए हमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. So कुछ चीज़ों का रिप्लेसमेंट नहीं है, but most of the things can be definitely dealt with a non-injectable method also. So, hi everyone. हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे कई सारी क्वेरीज थी रिगार्डिंग स्किन एजिंग। तो आज हम हमारे डॉक्टर हैं सामने डॉक्टर प्रीति, उनसे आज हम सॉर्ट आउट करेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज आवर स्किन एज? So, skin aging is a very complex process. All the changes in skin, उसके नीचे की muscle, fat tissues and bones, they all result in aging. Like for example, bone resorption around our eyes result in hollowness. अगर fat pad कम हो जाएगा cheeks के around तो skin sag करने लगेगी. That will also be reflecting in the form of aging. Muscle action जैसे जैसे बढ़ता है और prolong होता है उसके वजह से हमें fine lines और wrinkles बनते हैं. So there are multiple things which result in what we call as skin aging. ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक सन एक्सपोजर जो कि काफ़ी ईयर्स से अक्यूमुलेट होता है उसमें भी हमें पिगमेंटेशन दिखती है. दैट ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ फोटो एजिंग और स्किन एजिंग. सो काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें एज्ड स्किन दिखती है. So next question I will be asking that why do some people age faster than others? Again, every person has different rate at which these changes can happen. Let's say किसी का bone resorption एक जल्दी rate पे हो सकता है as compared to others. Some people have an oily skin versus some people having dry skin. So moisturized skin ages slower. Dry skin में skin aging के changes जल्दी दिखने लगते हैं तो वो सारे visible और speed से होंगे. Depending upon skin type, स्किन एजिंग का रेट डिफरेंट हो सकता है इन पीपल. So is there any difference between in the way male versus female age skin? डेफिनेटली क्योंकि मेल स्किन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फीमेल स्किन. द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर बट मेल्स फॉर एग्जांपल हैव मोर सेबेशियस ग्लैंड्स तो उनका ऑयल प्रोडक्शन जनरली फीमेल्स से बहुत ज़्यादा होता है एंड इट इज़ अ मेजर फैक्टर इन स्किन एजिंग बिकॉज जितना सेबेशियस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होंगे उतना हमारे स्किन पे ऑयल ज़्यादा होगा. दैट विल एक्चुअली बी अ गुड थिंग बिकॉज स्किन ड्राई स्किन ज़्यादा एज करेगी सो अ मॉइस्चराइज्ड या फिर ऑयली स्किन विल एज स्लोअर. दैट बीइंग सेड मेल्स की एजिंग हेयर पैटर्न से भी बहुत जल्दी दिखती है. सो सम पीपल हैविंग मेल पैटर्न बॉल्डनेस दे स्टार्ट टू लुक मच ओल्डर एज कम्पेयर टू देयर एक्चुअल स्किन. वेर एज फीमेल्स में अगर बॉल्डनेस होती भी तो इट्स अ डिफ्यूज पैटर्न तो वो कभी भी उनकी एज रिफ्लेक्ट इतनी क्लियरली नहीं करती. So these are the factors in which male and female aging is very different. Okay. Why do dermats recommend different products and regimes for both the genders? I think it has a lot to do with the skin type because जैसे हमारे स्किन की क्वालिटीज़ डिफरेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर एक ऑयली स्किन है उसको हम एक क्रीम या लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र दे देंगे तो इट विल नॉट गो वेल. So likewise, if a female has a very sensitive or fine skin and we give them a very heavy moisturizer, they will not be okay with it. Likewise, अगर एक मेल को स्किन टाइप डिफरेंट है लेट्स से ज़्यादा ऑयल बनाता है एंड दे आर वेरी प्रोन टू एक्ने सो दे रिक्वायर डिफरेंट क्लेंजर्स. दैट इज़ वाई एज स्किन एंड जेंडर दे ऑल हैव टू बी इन सिंक जब हम अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करें. एंड डर्मैट्स आर द बेस्ट पीपल टू रेकमेंड कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा या आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए या क्या नहीं यूज़ करना चाहिए. I have came across मतलब certain videos of doctors and fitness coaches recommending that or mentioning that delaying sugar or avoiding sugar can delay age process. Is that true?
Definitely, because sugar is actually a very bad thing for our skin. If we are talking about sugar intake, जैसे ही हमारा sugar intake बढ़ना शुरू होता है हमारी skin की aging fast हो जाती है. And sugar is probably the first thing we should stop अगर हमें skin aging नहीं चाहिए. And even for other things like breakouts and rosacea, eczema, psoriasis, all of these conditions we want to control our diet very well. So sugar हमें सबसे पहले छोड़ देना चाहिए. And also because बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा बनाएगा, उसके हिसाब से एजिंग ज़्यादा जल्दी होगी. तो डेफिनेटली वो जो वीडियोज़ हैं और पीपल टेलिंग दैट शुगर शुड बी कट डाउन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट. एंड वो हमें करना चाहिए. इफ़ यू डोंट वांट टू कट डाउन शुगर entirely, maybe limiting the intake will also be a good step to begin with. And gradually we go to a process where sugar can be completely eliminated from our diet. Does the hyaluronic acid the best ingredient for age? Definitely, actually हम शुगर की बात कर रहे थे. So hyaluronic acid is one of the only good sugars because it actually retains moisture. सो वो हमारे स्किन की सपलनेस या सॉफ्टनेस मेंटेन करने में हेल्प करता है. हाइलोयूरोनिक एसिड नेचुरली भी होता है स्किन में, बट जैसे जैसे वी एज द क्वांटिटी गोज़ डाउन. तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि हम बाद में अपने स्किन रूटीन में हाइलोयूरोनिक एसिड इनकॉर्पोरेट कर लें. इनफैक्ट जो हम फिलर्स इंजेक्ट करते हैं वो भी हाइलोयूरोनिक एसिड के ही बने हुए हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ आर रिक्वायरमेंट, अगर हम कहीं पे फिलर कराना चाहते हैं या फिर हम सिर्फ मॉइस्चराइजिंग चाहते हैं, हाइलोयूरोनिक एसिड इज़ वन थिंग जो कि हम डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं. वो मॉइस्चर लेगा फ्रॉम आर डाइट, फ्रॉम आर स्किन एंड विल मेंटेन द सॉफ्टनेस ऑफ द स्किन. ओके डॉक्टर, इंटरनेट में मतलब आजकल बहुत रेटिनॉल की बात चल रही है. Sure. तो डज इट रियली हेल्प्स इन एंटी एजिंग? Retinol is the holy grail for anti-aging. Retinol is actually a vitamin A derivative. लेकिन हम रेटिनॉल को रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकते. रेटिनॉल के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमको समझने चाहिए बिफोर वी कैन स्टार्ट यूजिंग इट. वी हैव टू यूज़ इट, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज स्किन की साइकिल इम्प्रूव करने में, पिगमेंटेशन में, फाइन लाइंस में रेटिनॉल सब चीज़ों में काम करता है. द ओनली कैच हियर इज़ कि हम रेटिनॉल को कितना प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज उसके रेगुलर यूज़ होना चाहिए. हमें नाइट में ही यूज़ करना है. वी कांट यूज़ इट इन द डे टाइम और वी कांट एक्सपोज ourselves to UV radiation after retinol use. And also retinol sometimes is not very comfortably accepted by people, especially जो कि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो. तो उसको धीरे धीरे उसका टाइम इंटैक्ट बढ़ाना है एंड मे बी लाइक कवर इट विद अ मॉइस्चराइज़र जब हम शुरू में उसको स्टार्ट कर रहे हैं लगाना. उसके कॉम्बिनेशन विद अदर एक्टिव्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू कांट कंबाइन विद अ लॉट ऑफ एक्टिव्स क्योंकि उससे इरिटेशन और रेडनेस के चांसेस हैं. लेकिन दैट बीइंग सेड इट इज़ रियली बेनिफिशियल. सो इफ़ यूज्ड प्रॉपरली रेटिनॉल डज गिव यू ग्रेट एंटी एजिंग. So after 20s or 30s, जब भी we feel that we need to get into an anti-aging regime, retinol should be added into the skin routine. And अगर आपके skin concerns हैं like acne or specific pigmented marks, तो we can go for a stronger retinol which is retinoids like your adapalene or stronger versions because वो हमारे directly concerns को भी target करता है. So adapalene works great for acne, tretinoin works great for acne and pigmentation. So we can select our retinol derivative depending upon concern, and definitely dermatologist can help you with that. So speak to your doctor कि हमें कौन सा type suit करेगा and हमें कब start करना चाहिए उसको. So how can we prevent its side effects also? If yes. We can definitely prevent side effects first by limiting the use at night. Second, by using retinol on a dry skin. Third, not using retinol on areas where there are bacterial infections or there is irritation or sensitivity. We have to avoid retinol at any cost if there is pregnancy or we are breastfeeding. It is not safe in that period. It is not recommended to be used in that period. And using retinols in the strengths that is suited for our skin. So can you suggest some anti-aging creams that you recommend to your patients? See, in a broad term, I will not, because if I give you one name, that may not be suitable for anybody and everybody.
right? Depending upon age and depending upon skin type, the anti-aging varies. But definitely something containing hyaluronic acid is something that can be started. Something with retinol or whatever our skin concerns are, that should be addressed when we are selecting anti-aging creams. Also, peptides have a great role in anti-aging. So maybe we can go for a combination of things जिसमें कि हमें पेप्टाइड्स मिले जो कि स्किन बैरियर और रिपेयर में हेल्प करेंगे, हाइलोयूरोनिक एसिड जो कि हमें मॉइस्चराइजिंग देगा, एंड मे बी अ रेटिनॉल विच विल हेल्प अस गेट रिड ऑफ फाइन लाइन्स. So, doctor, nowadays, due to so much information and products available in the market, so people have started using anti-aging creams or like solutions in their 20s only. Sure. मतलब 10 साल पहले मैं देखती तो people 40 से 50 साल की उम्र में ये सब शुरू होता था. Absolutely. So what can you say about that? So definitely internet has a big role to play in this because nowadays everybody has access. कोई भी इंटरनेट खोलता है या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हमें इन सब पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है दैट पीपल आर मोर अवेयर ऑफ द चेंजेस हैपनिंग इन देयर स्किन, एंड वो चेंजेस 20s पे शुरू हो जाते हैं. सो दे आर नॉट रॉन्ग इन स्टार्टिंग एंटी एजिंग एट 20 years of age बिकॉज ग्रेजुअली वहीं से चेंजेस शुरू हो जाएंगे. एंड वाई वॉज इट नॉट हैपनिंग अर्लियर वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेम पॉसिटी. पहले इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती थी कि हमें क्या जल्दी शुरू करना चाहिए. सो after we reached a certain age of 40s and 50s, when the skin really started showing those changes, is when people got concerned about it and would take treatments. उससे पहले they would never realize that what is happening in the skin or why is their skin changing a certain way. When things got really bad or out of hand, when sags were really visible, तब पेशेंट को लगता था कि नहीं अब चले जाते हैं, या नाउ इज़ द टाइम कि हमें अपनी स्किन पे ध्यान देना चाहिए. ऑल्सो आवर शेड्यूल्स हैव ऑल्सो चेंज्ड क्वाइट अ लॉट. अर्लियर पीपल वर वेरी बिजी in making more out of life. Now I feel people are investing in their own selves, and which is a good thing. They want to do what is good for their health and body and skin, and investing time into their skin is something that has become a priority now. So right after they're done with basic schooling and studying, people start taking care of themselves, especially pertaining to skin. We see a change in the trend because of those particular reasons. Okay. So, doctor, if someone does not want any injection, so which type of treatment would you recommend to them? Yeah, there is a stigma with injectables, I would agree, because there is maybe a fear of needles, or that it will be very visible कि हमने कोई injectable treatment कराया है, and most of the people feel कि injectables give them a very plastic look, even though that is not true. But if at all there is someone coming to me कि उन्हें injectables नहीं करना है, we have a vast range of treatments available. Like one can go for micro needling either by a radio frequency or manually with a derma pen. Those are available to build up collagen. Then there are treatments in the form of HIFU, which is a laser machine that is high focused ultrasound, and that also is great for body shaping and face contouring in slimming down. Then there are also treatments which help in only skin tightening, like radio frequency, and regular medifacials also help in anti-aging a lot. So depending upon what our concerns are, अगर हमें सिर्फ let's say bags हैं under the eyes and we don't want to get a filler done, we can definitely speak to a doctor कि pigmentation कम हो जाएगा with a peel, radio frequency skin tightening हो जाएगी. So some part can definitely be dealt with. But जैसे lines on the forehead, they go best with Botox. एंड उसके लिए हमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. सो कुछ चीज़ों का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी डेफिनेटली डेल्ट विद अ नॉन इंजेक्टेबल मेथड ऑल्सो. Okay, so what do you say about that chemical peels are really effective?
Chemical peels are effective. I would not say that they are not effective, but they don't give a permanent solution sometimes. You have to repeat a peel, multiple number of sessions are required. For example, for acne, a salicylic acid based peel will definitely work, but maybe it doesn't work in a single session. So, multiple treatments may be needed. Likewise, for pigmentation, also chemical peels work, but proper strength and composition of peels is important, and we definitely need to speak to a doctor. We can't get this done without supervision or at home. So my recommendation would be to go to a dermatologist before any chemical peel is planned. Okay, thank you so much, doctor. Subscribe to our YouTube channel for more such videos, and share this video with your friends and family who want to know about anti-aging. Press the bell icon for future notifications.